हाँ बच्चों, कल वाला रिवाइज किया। कल अपन लोगों ने जो है मास्टर ग्लैंड से संबंधित जो हार्मोन थे उसमें अग्र मध्य पीयूष की बात कर ली थी। पश्च पीयूष जो था न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको हम लोगों ने शुरू किया था ना। तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उससे इनफंडिबुलम के थ्रू पीयूष ग्रंथि जो जुड़ी हुई है, और जो हेरिंग बॉडीज है उनके अंदर ये न्यूरो हार्मोन स्टोर रहते हैं। ऐसा फिगर अपन ने डिस्कस किया था। तो दो टाइप के न्यूक्लियाई बताए थे, आपको याद हो तो बताओ क्या नाम है उनका। एक तो था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक था पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई बताए थे। एक तो था पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो ऑक्सीटोसिन बनाता है, और एक बताया था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो एडीएच बनाता है। और मान लो ये वाला पार्ट हो गया पार्स नर्वोसा, ये हेरिंग बॉडीज। ठीक है। अब आप लोग को हम लोग अब यहाँ पे दो हार्मोन का डिस्कस करें, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी, एडीएच की। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेशन, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो किडनी वाले चैप्टर के अंदर। एडीएच एंटी डायूरेटिक है क्योंकि ये डायूरेसिस मूत्रण की प्रक्रिया को कम करता है। और जब भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं, अगर कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेशन जो है, जो डायूरेसिस की प्रक्रिया को रोक रहा है, तो एक व्यक्ति का ब्लड, मान लो एक किसी व्यक्ति की रक्तवाहिनी और ये उसका रक्त है, ब्लड। यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं पहले अपन, एडीएच की। तो ब्लड जो है अगर उस व्यक्ति में हाइपरटोनिक हो जाए, अति पराशरी, अति पराशरी, इसका मतलब होगा इसमें विलय तो ज्यादा है, सॉल्यूट तो ज्यादा है, और सॉल्वेंट मतलब विलायक कम है। और विलायक यहाँ पे क्या है, जल है। इसका मतलब है इस रक्त के अंदर जल की कमी है, जल कम है। तो ये रक्त जब हाइपोथैलेमस में जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर ओस्मोग्राही होते हैं, ओस्मोग्राही। तो जब हमारा अति पराशरी रक्त ब्रेन के अंदर जाता है और वहां हाइपोथैलेमस के
ओस्मो रिसेप्टर तक वो पहुंचता है, तो ये ओस्मो रिसेप्टर जो हैं इस ब्लड की वजह से सक्रिय हो जाते हैं। प्लस का मतलब होगा सक्रिय होना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का रक्त अति पराशरी है, इसका मतलब उसमें विलय ज्यादा है और विलायक सॉल्वेंट कम है, जल कम है, इसका मतलब उसको प्यास लगी हुई है, उसके शरीर में जल की कमी है। तो उस समय उसका अति पराशरी रक्त जब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो हाइपोथैलेमस के ओस्मोग्राही सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये फिर किसको एक्टिवेट कर देंगे? कौन से न्यूक्लियाई को? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो किसको स्रावित करता है? एडीएच को। तो इससे क्या होगा कि इन न्यूरॉन के अंदर क्या उत्पन्न होगा? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, क्रियात्मक विभव, और वो एक्शन पोटेंशियल फिर गति करता हुआ कहां जाएगा? इन हेरिंग बॉडीज तक, और इनसे रक्त में किसका स्त्रावण हो जाएगा? एडीएच का रक्त में स्त्रावण। ठीक है, और ये एडीएच फिर डीसीटी व कलेक्टिंग डक्ट से जल रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। डीसीटी और सीडी आपको पता है नेफ्रॉन के पार्ट है ना, तो वहां से ये जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। ये चीज आप पढ़ चुके हो पहले। और इसका फिर परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि उस व्यक्ति में अब जो रक्त है उसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, हालांकि सॉल्यूट भी है उसमें, और जल की मात्रा बढ़ते ही ये रक्त हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक रक्त अल्प पराशरी, और अल्प पराशरी रक्त जब यहाँ आएगा तो अल्प पराशरी रक्त जो है जब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो इससे ओस्मो रिसेप्टर निष्क्रिय हो जाएंगे, जो इसकी वजह से सक्रिय हुए थे अब क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय। और इससे क्या होगा? एडीएच स्त्रावण रुक जाएगा। क्लियर ना? तो एनसीईआरटी में किडनी वाले चैप्टर के अंदर ही लिख रखा है कि रक्त जब अति पराशरी हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, तब परासरणग्राही सक्रिय हो जाते हैं और वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करके एडीएच का स्रावण करा देते हैं। और रक्त जब अल्प पराशरी हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, तो परासरणग्राही निष्क्रिय हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के, और इससे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वर्क नहीं करेंगे, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और हेरिंग बॉडीज से एडीएच का स्रावण भी नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक रेगुलेशन होता है, और एडीएच जो रक्त में स्रावित होता है उसका ये क्या होता है? कार्य होता है। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन नोट करें पॉज करके। ठीक है, तो याद रखोगे हाइपोथैलेमस के परासरणग्राही कब सक्रिय होते हैं, कब निष्क्रिय होते हैं? जब भी सक्रिय होते हैं तो वो एडीएच का स्रावण कराते हैं। तो एडीएच की कार्य का आपको पता लग गया। अब किसी व्यक्ति में अगर एडीएच की कमी हो जाए तो एडीएच की कमी से उत्पन्न डिसऑर्डर, अगर एडीएच की कमी हो जाए तो उसकी कमी से कौन सा डिसऑर्डर उत्पन्न होता है? तो उसको बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर
मूत्र का वॉल्यूम बढ़ जाता है और मूत्र के साथ जल हानि भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो डायबिटीज मेलिटस होता है, तो उस व्यक्ति में भी यूरिन बहुत ज्यादा शरीर से बाहर निकलता है और इसमें भी यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, इसलिए इसको डायबिटीज बोला गया है। लेकिन इंसिपिडस का मतलब है कि उसके अंदर मीठापन कम होना, क्योंकि ये इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं है, इसलिए इसके अंदर मूत्र के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं है, इसलिए टेस्ट भी उसका जो है वो मीठा नहीं होता, तो उसी से ये टर्म लिया गया है। इसमें जल की हानि ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये डीएच की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो आपको ये अगर पूछे तो आपको आंसर देना डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर ना। और एक कि जो एल्कोहल है वो एडीएच स्त्रावण को कम कर देता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो एल्कोहल डायूरेटिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कोई आदमी रेगिस्तान में खो गए, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, हाँ उसके पास अल्कोहल की बोतल है, शराब की बोतल है, उसने शराब पी ली, तो उससे क्या होगा, उसमें जो अल्कोहल होगा वो हाइपोथैलेमस से सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई को इनहिबिट करेगा, जिससे एडीएच का स्रावण कम हो जाएगा। और एडीएच के स्रावण के कम होने से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो जल का पुनः अवशोषण नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति के मूत्र से शरीर के अंदर जो जल है उसकी और ज्यादा हानि हो जाएगी। क्लियर ना। नोट कर लें। ये बात कर ली अपन ने किसके लिए, वैसोप्रेशन या एडीएच के लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो देखें, यह हाइपोथैलेमस के पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में बनता है। कार्य की बात करें, यह चाइल्ड बर्थ को प्रेरित करता है। इसलिए इसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है, यह यूटेरस की मायोमेट्रियम में संकुचन करवाता है, जिससे प्रसव में जिससे प्रसव की क्रिया हो पाती है। क्लियर ना। इसलिए इसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा गया है। इसके अलावा यह दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये मिल्क के मेमोरी ग्लैंड से बाहर निष्कासन को प्रेरित करता है। तो जब भी एक माँ
अपने बच्चे को देखते ही है, या बच्चा मदर के जो स्तन हैं उनको टच करते हैं, उनके होठ दुग्ध को सक करने के लिए, मिल्क को सक करने के लिए, तो उस वक्त निप्पल्स के आसपास से संवेदी तंत्रिकाएं मदर के ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तो बच्चे को देख के, उसकी आवाज सुन के, उसके बारे में सोचते ही मदर में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जिससे दुग्ध का स्रावण हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखना है। एक तो चाइल्ड बर्थ कराता है और दूसरा ये मिल्क के स्रावण को भी प्रेरित करता है। कई बार महिलाओं में 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीटोसिन का स्रावण नहीं हो पाता है। तो उनको फिर इंजेक्शन के माध्यम से सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जो जिससे लेबर पेन क्रिएट होता है, चाइल्ड बर्थ हो पाता है। तो उसके लिए आप लोग नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे, पिटुसिन, नोट लगा के लिखेंगे। कई बार महिलाओं में गर्भावधि पूर्ण होने के बाद भी, प्रसव नहीं हो पाता, ब्रैकेट में लिख देना, ऑक्सीटोसिन के कम स्रावण के कारण, ब्रैकेट क्लोज, ऑक्सीटोसिन के कम स्रावण के कारण, ब्रैकेट क्लोज कर देना। फिर ब्रैकेट के बाद, इस अवस्था में उन्हें पिटुसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, पिटुसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो प्रसव को प्रेरित करता है, जो प्रसव को प्रेरित करता है। ठीक है, लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसी नोट में एक पॉइंट और लिख देना, नोट में ट्रोपिक हार्मोन। तो जैसे कोई ग्लैंड ए है, तो ग्लैंड ए ने हार्मोन एक्स स्त्रावण किया, हार्मोन एक्स जो है ग्लैंड बी पे जाके कार्य करेगी, तो ग्लैंड बी जो है हार्मोन वाई स्त्रावण करेगी। क्लियर ना? तो इस तरीके से वो हार्मोन जो किसी एक ग्लैंड से स्रावित होके किसी अन्य ग्लैंड के ऊपर जुड़कर उसको प्रेरित करते हैं अपना खुद का हार्मोन स्रावित करने के लिए, तो इस टाइप के हार्मोन को क्या बोलते हैं? ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रोपिक हार्मोन। तो लिखेंगे ऐसे हार्मोन जो किसी एक ग्रंथि से स्रावित होकर किसी अन्य ग्रंथि के पास आके उसे प्रेरित करते हैं, किसी अन्य ग्रंथि के पास आके उसे हार्मोन स्रावित, किसी अन्य ग्रंथि के पास आके उसे हार्मोन स्रावण हेतु प्रेरित करते हैं, ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं। ट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण में लिख देना, जैसे FSH है, LH है, TSH है ना, ACTH है, तो ये जो है ट्रोपिक हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? जैसे FSH LH है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हुआ, और ये दूसरी ग्लैंड जो है ओवरी या टेस्टिस पे कार्य करते हैं,
जिससे ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है, तो ट्रॉपिक हार्मोन हो गए। ठीक है ना। अब उसी डेफिनेशन के नीचे वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना दो। ठीक है, चले आगे। ये बात हो गई पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब तीसरी ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड। तो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या यह है बटरफ्लाई या एच के समान दिखाई देती है। इसमें दो लोब होती है, जो कि एक योजी जो कि फाइब्रस होता है, जो कि एक योजी इस्थमस से जुड़ी होती है। यह ट्रेकिया के पास या यह लैरिक्स के पास स्थित होती है। ये कुछ पॉइंट्स लिखें, फिर फिगर बना के समझाता हूं। तो आपको पूछे कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आपको यही आंसर देना है, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो देखें, जैसे ये जो है वो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के वेंट्रली ट्रेकिया, और ये ऊपर की तरफ ये क्या है, वॉइस बॉक्स, लैरिक्स। तो इनके जंक्शन पे और लैरिक्स की जो थायराइड कार्टिलेज है उसके पास में ये थायराइड की दोनों लोब आपको नजर आ रही है, थायराइड लोब। क्लियर ना, एक इस तरफ पर एक इस तरफ है, ये मान लो लेफ्ट है और ये राइट है, और ये बीच में योजी है कनेक्टिव, इसको इस्थमस बोला गया है। योजी ग्लैंडुलर नहीं है,
यह फाइब्रस है, फाइब्रस मतलब रेशेदार, ये फाइबर्स का बना होता है, ये फाइब्रस तथा नॉन ग्लैंडुलर है। नॉन ग्लैंडुलर का मतलब है कि इससे हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, योजी से। हार्मोन जो है वो लेटरली ये जो दो लोब हैं वो स्रावित करती है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर पार्ट है। जो थायराइड लोब है लेफ्ट और राइट, यही क्या ग्लैंडुलर है। क्लियर ना? अब इसकी हिस्टोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसके छोटे से हिस्से को अपन यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने में ये बनाओ आप लोग, इतने में ये डायग्राम बना लो। ये देखिए, तो इसी के एक छोटे से हिस्से को एनलार्ज किया, तो आप लोग देखिए कि इसके छोटे से हिस्से को जो हम लोगों ने आवर्धित किया है, तो हमें ये काफी सारे थायराइड के फॉलिकल नजर आ रहे हैं। इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, पुट्टक। और इन थायराइड पुट्टकों के अंदर सरल घनाकार उपकला है, ये सरल घनाकार उपकला है। और इन पुट्टकों के अंदर जो है खाली जगह जो है, इन पुट्टकों के अंदर का स्थान, इनके अंदर कोलॉइड उपस्थित होता है, कोलॉइडल पार्ट उपस्थित होता है, जिसको थायरोग्लोब्युलिन बोलते हैं, थायरोग्लोब्युलिन। और यही बनाता है T3 तथा T4, मतलब थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन इनके अंदर की तरफ है। तो ये जो पुट्टक हैं, इनके बाहर की तरफ जो स्पेस है, ये इसकी मैट्रिक्स वाला पार्ट है। पुट्टकों के बाहर वाला स्थान है, इंटरस्टिशियल स्पेस भी जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, तो इनको क्या बोला गया है, ये हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स या इनको बोलते हैं सी सेल्स, ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है, या ये थायरोकैल्सिटोनिन का निर्माण करते हैं। क्लियर ना? तो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी जो लोब हैं, उनके अंदर काफी सारे पुट्टक फॉलिकल नजर आते हैं। इन फॉलिकल में सरल घनाकार कोशिकाएं होती हैं,
यही कोशिकाएं थायरोग्लोबुलिन बना करके बीच वाले स्पेस में छोड़ देती हैं, जिसको कोलोइडियल भाग बोलते हैं या थायरोग्लोबुलिन, और यही T3 T4 के रूप में पाया जाता है। और इनके बीच बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं, और ये सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल एक हार्मोन बनाती है जिसको थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, जिसकी चर्चा भी करेंगे। ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर मदद करता है। क्लियर ना? तो पॉज करके नोट कर लो। चले आगे, चलो। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन बना रही है, एक तो थायरोक्सिन और एक थायरोकैल्सिटोनिन। तो नोट लगा के एक लाइन लिखेंगे, थायराइड ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है, थायराइड ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है जिन्हें थायरोक्सिन तथा थायरोकैल्सिटोनिन कहा गया है, जिन्हें थायरोक्सिन तथा थायरोकैल्सिटोनिन कहा गया है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो यह टायरोसिन एमिनो एसिड के आयोडाइजेशन से बनता है। इससे T3 से T3 व T4 के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे T3 है तो अपन बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसमें टायरोसिन से 3 आयोडीन जुड़े होते हैं और एक है T4, इसमें टायरोसिन से 4 आयोडीन जुड़े होते हैं। T3 में टायरोसिन से 3 आयोडीन जुड़े होते हैं और T4 में टायरोसिन से 4 आयोडीन जुड़े होते हैं। T3 कम बनता है लेकिन ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि T4 ज्यादा बनता है लेकिन कम सक्रिय होता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 को ज्यादा बनाती है, T3 कम बनाती है, लेकिन सक्रिय ज्यादा T3 है। इसीलिए लीवर, किडनी व अन्य टिश्यू में T4 का T3 में परिवर्तन हो जाता
है। थायराइड ग्लैंड T4 को ज्यादा बना रही है, T3 को कम बना रही है, और T3 ऊतकों में ज्यादा वर्क कर रहा है। इसलिए रक्त के माध्यम से जब वो पेरिफेरल टिश्यू में जाता है, परिधीय ऊतकों में जाता है, तो वो ऊतक T4 से एक आयोडीन को हटा देते हैं, जिससे वो T4 से T3 में बदल गया। हालांकि दोनों T3 T4 एक जैसा ही कार्य करेंगे, समान कार्य करेंगे। तो इस तरीके से T3 ऊतकों के अंदर कार्य करता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा थायरोक्सिन है, T3, T4, T5, T6, तब आपको आंसर देना है T4। T4 वास्तव में थायरोक्सिन है। हाँ, सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए उसको T3 में बदलना पड़ता है। ठीक है, नोट कर लें। क्लियर नोट? चलिए आगे। चलो, ये बात हम लोगों ने की किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के संबंध में। अब देखें कि जो थायरोक्सिन का निर्माण है, अगर उसकी बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है, हम कल पढ़ चुके हैं, वो रिलीज करता है TRH, TSH रिलीजिंग हार्मोन, और ये कार्य करता है किस पे? पीयूष पे। आज ही मैंने बताया था। और पीयूष क्या स्रावित करेगी? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और TSH फिर कार्य करती है किस पे? थायराइड फॉलिकल्स पे, जिससे थायरोक्सिन निर्माण होता है। कैसे? देखो, जैसे ये उस थायराइड ग्लैंड के पुट्टक हैं, और उस पुट्टक की ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, घनाकार कोशिकाएं हैं, थायराइड पुट्टक। और इन पुट्टक के ऊपर हर एक जो सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है TSH का। TSH ग्राही, ये क्या है? TSH ग्राही। तो जो TSH है वो TSH इन्हीं ग्राहियों पे आकर के जुड़ जाता है। और TSH जब TSH के ग्राही पे जुड़ता है, तो अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है कि जैसे ही TSH अपने ग्राही पे जुड़ता है, तो ये कोशिका जो है अंदर की तरफ स्रावित करती है थायरोग्लोबुलिन। जैसे ही ये जुड़ता है तो अंदर संदेश जाता है, और ये कोशिकाएं थायरोग्लोबुलिन स्रावित करना शुरू कर देती है। यहाँ पर TSH के जुड़ते ही सेल्स द्वारा टक के केंद्र में थायरोग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है, का स्त्रावण करना, जेली के समान। अब जब ये थायरोग्लोबुलिन अंदर स्त्रावित होता है, अब इसका आयोडीनेशन होता है। ये मान लो रक्त है, और रक्त के अंदर मान लो आयोडीन है। ये क्या है? आयोडीन, आई। अब ये पुट्टक इस थायरोग्लोबुलिन जो है इसका आयोडीनाइजेशन करते हैं, और इसके लिए ये आयोडीन इन सेल्स से होता हुआ इनके बीच में आता है। अब जैसे यहाँ पर आयोडीन पहुंचता है, तो आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो टायरोसिन उनके साथ जुड़ेगा, आयोडीनाइजेशन होगा, और फिर इनको रीअपटेक किया जाएगा। और रीअपटेक करके ये T3 T4 के फॉर्म में सेल से होते हुए किस में छोड़ दिए जाएंगे? रक्त के अंदर, T3 T4। समझे?
किस तरीके से टीएसएच ने कार्य किया? टीएसएच जो था हाइपोथैलेमस ने टीआरएस रिलीज किया, ये इस पे कार्य करेगा, ये छोड़ेगी। अब थायराइड के फॉलिकल्स पे थायरोक्सिन के निर्माण के लिए ये टीएसएच इसके ग्राहियों पे जुड़ेगा, टीएसएच के रिसेप्टर पे। अब ये सेल्स जो हैं वो थायरोग्लोबुलिन छोड़ देंगे। थायरोग्लोबुलिन रक्त के आयोडीन को यूज करके T3 T4 का निर्माण करेगा और ये पुट्टक इसको वापस अपने अंदर लेंगे और फिर अंदर लेकर के T3 T4 के फॉर्म में उसको किस में छोड़ देंगे? रक्त के अंदर। इस तरीके से टीएसएच की सहायता से थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीनाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से रक्त में जो है वो T3 T4 का स्रावण करती है। ठीक है, नोट करें। कर लिया? अब जब रीअपटेक किया जाता है ना, तो रीअपटेक वापस तभी हो पाएगा जब उन पे आयोडीन जुड़ेगा। अगर उन थायरोग्लोबुलिन पे आयोडीन नहीं जुड़ेगा तो वो रीअपटेक नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आदमी के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी और वो डिसऑर्डर में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। अब हेडिंग है थायरोक्सिन का फंक्शन, थायरोक्सिन के फंक्शन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या क्या फंक्शन करता है? तो देखें, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है उनका ये मेटाबॉलिज्म कराएगा। दूसरा, यह BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सामान्य उपापचयन दर को बढ़ाता है, जिससे हीट पैदा होती है। जिससे क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। मतलब ये बीएमआर को बढ़ा देता है, जिससे उपापचयन बढ़ जाता है और जो फ्यूल है, जो फूड है, उसका कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होगा? फ्यूल का दहन बढ़ जाए। इसीलिए जिन लोगों के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिनमें थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, सामान्य से ज्यादा, तो उनकी बीएमआर बढ़ जाती है। और वो जो खाते पीते हैं, मतलब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उनका उपापचयन, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और वो फिर बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, आदमी पतला हो जाता है क्योंकि बीएमआर बढ़ रही है। फिर यह टिश्यू की ग्रोथ व डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो बच्चे का जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। यह सेल्स के विभेदन, डिफरेंशिएशन का नियंत्रण करता है ना। इसके अंदर एग्जाम्पल याद रख सकते हो, फ्रॉग के टेडपोल
लार्वा के मेटामॉर्फोसिस, जिसको बोलते हैं कायांतरण, से वयस्क मेंढक का बनना। अपन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है उसमें पूंछ होती है, पानी में तैरता है। उस पानी के अंदर अगर आयोडीन है तो वो टेडपोल लार्वा की थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाएगी, और वो थायरोक्सिन जो है मेटामॉर्फोसिस करवाएगा, जिससे उसकी टेल गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और वो वयस्क मेंढक के अंदर बदल जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखोगे। इस पर क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकते हैं कि जिस तालाब में मेंढक के लार्वा है, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो तो क्या होगा। अगर उसमें आयोडीन की कमी होगी तो लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस कायांतरण नहीं कर पाएगा, जिससे वो लार्वल अवस्था से वयस्क अवस्था में नहीं बदल पाएगा। याद रख लोगे तो वहीं पे नोट में लगा के लिख देना। लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं कि तालाब में यदि आयोडीन अनुपस्थित हो, तालाब में यदि आयोडीन अनुपस्थित हो तो इससे टेडपोल लार्वा का कायांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे वो वयस्क अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, जिससे वो वयस्क अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, कर लिया नोट। तो अब एक काम करो, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो, और पूरा नोट करने के बाद में लास्ट में नोट वाली जो बात जो मैंने बोल के आपको लिखवाई है, तो वीडियो को वहीं ला करके वो फिर इनको नोट करके पूरा, और फिर उस नोट में वो लिख देना। ठीक है, तो पहले पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कुछ कार्य और है वो भी लिख लेते हैं। अगला जो कार्य है यह एड्रिनलिन व नोर एड्रिनलिन की क्रिया को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी इसको बोल सकते हैं। यह वाटर व इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन में भी मदद करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का जो संतुलन है, बैलेंस है, उसमें भी ये मदद करेगा। ठीक है, और लास्ट है यह एरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है। एरिथ्रोपोएसिस पढ़ चुके आप लोग, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, तो उसको भी ये बढ़ाता है। ठीक है, नोट कर लो। ये हो गए सारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन। नोट कर लेना पहुंच करके। अब चर्चा करेंगे इसकी हम डिसऑर्डर के लिए।
डिसऑर्डर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग आज जो मैंने पढ़ाया है उसको बड़ी ऐसे रिवाइज करें एनसीईआरटी से, और रिवाइज करके उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, बाकी की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। इसमें थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर है उनकी बात कर लेंगे, और फिर पैराथायराइड ग्लैंड जो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है।